हेलो एवरीवन। अब एक सवाल इंपॉर्टेंट ये आता है कि यार ऐसे कैसे लिख लेते हो। मतलब ESSAY ऐसे ऐसे कैसे लिखते हैं। अच्छा, तो हम यही समझते हैं आज ऐसे कैसे लिखते हैं। अब सीखेंगे कैसे। अनुदीप द्रिशट्टी सर से डायरेक्ट सीखेंगे हम। अनुदीप द्रिशट्टी कौन है? AR1 है 2017 के। इन्होंने एक बुक लिखी थी फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऐसे से रिलेटेड थोड़े कुछ निकाल के देखते हैं। तो बहुत मेहनत से बुक लिखी है इन्होंने, फंडामेंटल ऑफ ऐसे राइटिंग। ठीक है। और इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन से क्या एक्सपेक्ट करता है ना रीडर, जब भी इंट्रोडक्शन रीड करता है तो यार सबसे पहले उसको अटेंशन ग्रैब होनी चाहिए तुम्हारा, जनरेट इंटरेस्ट इन द रीडर। फिर उसके बाद रेलेवेंट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते, बेसिक से पॉइंट से। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन लिखते हैं कैसे एक्चुअली। टॉपिक साइबर स्पेस इज द न्यू बैटलफील्ड। अब यहाँ पे उन्होंने स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्मूला बताया। इसमें क्या है ना, स्टोरी स्टोरी बता सकते हैं। ह्यूमन माइंड जो है ना वो अभी भी स्टोरी को बहुत ज्यादा मतलब लाइक करता है। कोई भी छोटे सा फैक्ट हम तुम तो अगर तुम डायरेक्ट फैक्ट फैक्ट बताते रहोगे ना तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, पर अगर स्टोरी के फॉर्म में बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा किसी को भी। जैसे यहाँ पे साइबर स्पेस इज द न्यू बैटलफील्ड, फिर तुम साइबर स्पेस एक्सप्लेन करने लग जाओगे बैटलफील्ड क्या होता है, पर एक स्टोरी बता दोगे ना तो सिंपलीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने क्या स्टोरी दी है ना कि 2025 का टाइम है, विंटर का टाइम है, वहां पे सब लोग अपने काम पे जा रहे हैं। बट सडनली कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि जो ट्रेन्स थी वो हॉल्ट पे आ गई, रुक गई एकदम से। जो सारे कनेक्शंस है वो सारे लॉस्ट हो गए, और बैंक के ट्रांजैक्शन सारे रुक गए। जो भी तुम्हारे कनेक्शन था सारे खत्म हो गए। और कुछ टाइम बाद लोगों को पता चला कि उनकी कंट्री इज अंडर साइबर अटैक। तो यहाँ पे साइबर स्पेस और बैटल फील्ड, इसको रिलेट करते हुए बहुत अच्छी स्टोरी बनाया उन्होंने, और बताया कि यार तुम्हारी कंट्री अब साइबर अटैक के अंदर है। और फिर लास्ट में उन्होंने ये लिखा है कि यार ये जो सिचुएशन है ना जो साईफाई मूवीज में होती है वो रियलिटी बन सकती है अगर हमने साइबर स्पेस और साइबर स्पेस को इतना अटेंशन नहीं दिया जितना वो डिजर्व करता है। ठीक है। तो ये भी एक रियलिटी हो सकती है। तो कितना मतलब एक ऐसा डरा देता है किसी भी रीडर को, यार सच में ऐसा हो सकता है क्या, और एक इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो ये टेल स्टोरी, तो ये तो मेरा फेवरेट है। स्टोरी बता देना, कोई भी स्टोरी, या हो सकता है रियल बनाओ, मनगढ़ंत कहानियां बनाओ, कुछ भी। दूसरा, नरेट एन एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है यार? एनेक्डोट भी एक स्टोरी होती है, पर ये एक्चुअल हुई स्टोरी होती है, जो एक्चुअल में कभी हुई होगी और लोगों को मेनली पता होगी या फिर नहीं पता होगी, जो भी हो। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ये गांधी जी का एक डायलॉग है। तो ये मेनली सबको पता होता है गांधी जी का डायलॉग है। तो इससे अगर गांधी जी के साथ की रिलेटेड स्टोरी एक अटैच कर दिया जाए तो फिर ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। तो जैसे 1893 का टाइम बताया, साउथ अफ्रीका में गांधी जी गए हुए जर्नी कर रहे थे अपना। फिर जर्नी में सबको पता है कि उनको ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे फर्स्ट क्लास में, तो उनको हटा दिया गया वहां से, यार तुम काले कलर के आदमी हो, तुम नहीं बैठ सकते यहाँ पे, सिर्फ व्हाइट आदमी बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो गांधी जी ने सबसे पहले तो रजिस्ट किया, नहीं उनकी सुना तो उनको निकाल दिया वहां से। फिर उसके बाद गांधी जी ने बोला यार ये तो गलत है। तो ये जो गलत के खिलाफ ना उन्होंने खुद प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जो उनको चेंज चाहिए था उसके खिलाफ उन्होंने खुद प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और गांधी जी बन गए वो चेंज जो वो दुनिया में देखना चाहते थे। सिमिलरली फिर इंडिया में आए, इंडिया में उनका कंट्रीब्यूशन तो पता ही है। तो जो भी चेंज जो उन्हें चाहिए था सबसे पहले उन्होंने खुद में लाया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एनेक्डोट है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर थर्ड क्या आता है, मेंशन स्टार्लिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स डाल दो। अब फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली नहीं डालना है, इंपॉर्टेंट ये उसमें कि किसने दिया है उसको, वो अगर हाईलाइट हो गया ना तो तुम्हारा फैक्ट और स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अपने मन से इंट्रोडक्शन लिख दोगे जीएस में चलेगा, पर ऐसे में अगर लिखना है कुछ तो किसने दिया या फिर उसके बारे में कुछ बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो देख के उसका दिमाग फट जाए। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट इंडिया, तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, उसने फैक्ट से स्टार्ट किया, अराउंड 1 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है। किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे विदाउट राइटिंग यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, तो यार थोड़ा फीका फीका सा फैक्ट लगता। फिर उसके बाद हमारी रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, रेन सेराटिक हो रही है। फिर उसके बाद एयर टॉक्सिक हो रही है। फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो दिल्ली का सिचुएशन क्या है, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की बात करें तो उसमें दिल्ली तो टॉप पे आता है हमारा। इंडिया भी ऑलमोस्ट क्लाइमेट चेंज के मामले में बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया लास्ट आ रहा है। तो ये सब जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ सकते हैं वो सब हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इतने सारे फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स जो हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो उसको कोट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ क्लाइमेट चेंज एनीमोर, इट्स अ क्लाइमेट इमरजेंसी। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अ क्लाइमेट चेंज, इट्स अ क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वजह से वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा डेंजर आएगा। तो ये कुछ फैक्ट ऐसा बताओ यार, इसको दिल दहल जाए, उसका जो भी रीडर है ना दिल दहल जाए कि ऐसा हो गया तो हमारी दुनिया खत्म हो गई अभी। तो ऐसा कुछ फैक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद
पोज अ रेटोरिक क्वेश्चन, रेटोरिक और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, अ गुड लाइफ इज वन हेल्प बाय कंपैशन एंड गाइडेड बाय ह्यूमैनिटी, ठीक है, कंपैशन और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे कंपैशन को डिफाइन करते रहे करेंगे या फिर ह्यूमैनिटी को डिफाइन करेंगे, तो इससे अच्छा है कि यार गुड लाइफ क्या होता है ना, ये उससे पूछ लो। अब गुड लाइफ तो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है ना कि डेफिनेशन होगा गुड लाइफ का, कि ये गुड लाइफ का डेफिनेशन है, ये लिख के आ जाओ वहाँ पे। जैसे ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन होता है, क्लाइमेट चेंज का एक डेफिनेशन हो सकता है, एलपीजी का डेफिनेशन होता है, पर गुड लाइफ का कोई डेफिनेशन नहीं है। गुड लाइफ तुम्हारी तरह से अलग गुड लाइफ होगा, तो वहां पे इंट्रोड्यूस करो गुड लाइफ क्या है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे मीनिंग में, तो यहाँ पे गुड लाइफ क्या होता है, ठीक है। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ह्यूमन का, ह्यूमंस इमेजिनेशन फ्रॉम इटर्निटी, क्या है गुड लाइफ, क्या ऐसी है गुड लाइफ, यहाँ पे बहुत सारा पैसा होगा तुम्हारे पास तो गुड लाइफ हो जाएगी, या फिर क्या है, मतलब पावर वेल्थ और स्टेटस है तुम्हारी गुड लाइफ, पावर वेल्थ या स्टेटस है, और इट इज, और इज इट फिल्ड विद कंपैशन एम्पैथी, कंपैशन एम्पैथी फॉर फेलो लिविंग बींग्स। तो कैसे गुड लाइफ चाहिए, फ्रॉम महात्मा टू मंडेला टू लिंकन टू लूथर किंग, अगर इन सारे लोगों ने गुड लाइफ एक इमेजिन किए, तो वो क्या है, वो फुल ऑफ कंपैशन है एंड लव फॉर अदर बींग्स है। तो हमें गुड लाइफ कुछ ऐसी खोजनी चाहिए, कंपैशन एंड लव फॉर फेलो ह्यूमंस, ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो हम अपने अंदर इनकलकेट कैसे कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को फिर हम एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। तो ये पोजा क्वेश्चन वाला टाइप होता है जिससे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपना टॉपिक को, ठीक है। अब इसके बाद बिगिन विद द कोट, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। कोट तो जनरली हम बहुत सारी याद करते हैं यूपीएससी के लिए, इसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, अब यहाँ पे बिगिन विद कोट, कोट से कर सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी अच्छे राइटर की कोई बुक की लाइंस हो उससे भी शुरू कर सकते हैं, भगवत गीता के श्लोक से शुरू कर सकते हैं, जो भी तुम्हें आता हो, श्लोक और पोयम। अब यहाँ पे कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म अगर तुमने फिर याद करी हो, कैपिटलिज्म के ऊपर चार्ल्स डिकेंस ने एक छोटी सी एक पोयम लिखी थी, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द एजेस ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। समझ गए, मतलब कैपिटलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कैपिटलिज्म हुआ था ना उस टाइम पे, कैपिटलिज्म हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं इसको, ऐसा जो भी ग्रोथ हो रही है। तो उस टाइम पे ना यार, एक टाइम पे बहुत ज्यादा लाइट थी, एक टाइम बहुत ज्यादा डार्कनेस थी, मतलब एक जगह बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, एक सेक्शन बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा था और दूसरा सेक्शन गरीब होता जा रहा था, उसके राइट्स पूरे छीन ले जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे विजडम, एज ऑफ फुलिशनेस दोनों पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जगह लाइट थी एक जगह डार्कनेस थी। तो ये कैपिटलिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, उस टाइम के पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करता है। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, तो ऐसे बहुत सारे लाइंस याद कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की लाइन है, जोड़ी तो डाक्ष्य ने क्यों ना आशे तो बे एकला चलो रे, तो एकला चलो रे की लाइन है। या फिर हम अपना राष्ट्रगान से भी ले सकते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। यहाँ पे जब हम जन गण मन मतलब अधिनायक जय है, जहाँ हम जो लोग हैं जन गण मन, जो इंडिया के लोग हैं उनकी जय कर रहे हैं, जो इंडिया के लोग हैं वो इंडिया की डेस्टिनी क्रिएटर है, तो उनकी जय, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो जो भी हो हमारे पास, कोट्स हो पोएम्स हो, लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद वो होता है ना, हम्म, कौन सा, ट्रिट्स विद डेस्टिनी भी यूज कर सकते हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू फ्रीडम, ऐसा कुछ तो भी था ना लाइन, तो ये लाइन भी यूज कर सकते। तो कोट और पोएम बहुत जगह यूज हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइड अ कंटेक्स्ट टू द ऐसे टॉपिक, कंटेक्स्ट मतलब अब ये टॉपिक क्यों पूछा गया भाई साहब, अब ये भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत बार हमको ये सारी चीजें कुछ नहीं मिल रही है, तो कंटेक्स्ट बता दो, ये टॉपिक क्यों पूछा गया है, अभी क्यों पूछा गया। अगर क्वेश्चन है राइट टू मतलब प्राइवेसी पे क्वेश्चन आ गया, यार प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था जिसमें प्राइवेसी को बहुत ज्यादा फोकस किया गया था कि यार हमारी प्राइवेसी सब सही करो। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पेगासिस केस हुआ था, पेगासिस, यार स्पेलिंग सही है क्या, ठीक है, पेगासस स्पाईवेयर का केस था, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर था जिसमें हम डिफरेंट कंट्रीज के लोग या फिर डिफरेंट सिटीजन्स पे अपने नजर रख रहे थे स्पाईवेयर की वजह से। तो ये इस वजह से भी प्राइवेसी का क्वेश्चन न्यूज में आ गया था। तो ये भी हम कोट कर सकते हैं यार कि पेगासस स्पाईवेयर की वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज में आ गया है। फिर रिलीजियस राइट की बात करो तो रिलीजियस राइट से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे रिसेंटली हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी यार कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन सकते नहीं पहन सकते। लड़कियां हिजाब पहन के आ रही थी तो लड़के अपने अपने रिलीजियस कपड़े पहन के आ रहे थे। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि यार क्या सही है क्या गलत है। तो उससे भी शुरुआत कर सकते हैं कि यार कंट्रोवर्सी क्या चल रही थी जिस वजह से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइन द टर्म्स ऑफ द ऐसे।
अब जैसे टर्म्स ऑफ द ऐसे डिफाइन करना है तो अपने मन से मत डिफाइन कर देना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, स्पेसिफिक नॉलेज, ये उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है। ग्लोबलाइजेशन की स्पेसिफिक डेफिनेशन हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स की डेफिनेशन हो हमारे पास, वो सबकी नहीं होगी, पर किसी के पास हो तो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द ऐसे। तो ग्लोबलाइजेशन की बात है तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ने कोई इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया हुआ है, इंक्रीज इन इंटरकनेक्टेडनेस एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल एंड द कंट्रीज, और बहुत ज़्यादा ब्ला 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 ब्ला। तो अगर करना है, आती है अच्छे से डेफिनेशन तो ऐसा कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि डेफिनेशन सबकी नहीं आती है। ठीक है, अब मेन बॉडी पढ़ेंगे। यहाँ पे मेन बॉडी इंट्रोड्यूस हमने कर लिया। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, तो मेन बॉडी में कुछ डायमेंशंस होते हैं, कैसा लिखेंगे। ठीक है, मेन बॉडी स्ट्रक्चर और फ्लो में जाननी चाहिए। डायमेंशन क्या होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब ऐसा नहीं कि एक ही चीज लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन में, तुम हो सकता है डायमेंशन अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डाल रहे हो, आगे में फिर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल भी एक ही ऐसे टॉपिक में डाल दो चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में इतने पॉइंट्स ना निकल रहे हो कि पूरा ऐसे टॉपिक कवर कर दे। तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि दो डायमेंशन भी हम यूज कर ले एक ही टॉपिक में। पर शुरुआत करते हैं। टेम्पोरल डायमेंशन क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हमें पास्ट से देखते हुए आना है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है। जैसे चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, अगर ऐसा कुछ टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो पास्ट में क्या हो रहा था, जैसे पास्ट में देखा जाए तो बुद्धा, बुद्धा क्या था, जो उन्होंने लर्न किया वो बाद में सोसाइटी में प्रोपोगेट किया, सोसाइटी चेंज हुई। सिमिलरली अशोक की बात करें तो अशोक ने भी बुद्धा की टीचिंग लर्न की, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो धम्म में कन्वर्ट हो गए, जो वायलेंस था वो सारी चीजें छोड़ दी, तो इनका चेंज हुआ ना। भक्ति सूफी मूवमेंट, जो उन्होंने लर्न किया था सोसाइटी में प्रोपोगेट किया, सोसाइटी में फिर वुमेन्स की सिचुएशन बढ़ी, जो बैकवर्ड क्लास सेक्शन हम समझते थे उनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिली। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने भी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन जो भी हमारे साथ अंग्रेजों ने किया था वो हमने सीखा, फिर हमने चेंज किया खुद में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया उस हिसाब से। एलपीजी रिफॉर्म, हमारी इकोनॉमी पूरे गर्त में जा रही थी, डूब रही थी, उसके बाद हमने जो सीखा और चेंज किया तो आज हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, और हम $5 ट्रिलियन की तरफ $5 ट्रिलियन की तरफ मार्च कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये जो हमने चेंज किया, अब आगे भी लिख सकते हो, ये तो पास था। प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, कौन कौन से अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला रहे हैं हम चेंज करने के लिए, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। या फिर फ्यूचर में हम क्या लाना चाहिए ये भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम अग्निपथ स्कीम लाए, अब चेंज हमने क्या किया यहाँ पे, ताकि हमारा आर्मी में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो ये हमारा कुछ चेंज है। इससे हमारे फ्यूचर में बेनिफिट होगा हमारा, हमारी मिलिट्री को, आर्मी को। ठीक है, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल, फैमिली, वर्क प्लेस, सोशल, नेशन। मेरा फेवरेट तो वैसे वो टेम्पोरल है, जहाँ पे टेम्पोरल से रिलेटेड हमने, क्योंकि कितनी सारी चीजें पढ़ी होती है ना, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया सब पढ़ा होता है। यूज तो आता नहीं, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन नहीं आते, तो मीन्स में ही छापने का उसको। दूसरा डायमेंशन है इंडिविजुअल, फैमिली, वर्क प्लेस, सोसाइटी, नेशन। जो भी तुम्हारे पास चीज है उसका इन सारी चीजों पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ग्रेट पावर्स के साथ आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके लिए आ रही है, ठीक है। एक तो आएगी तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम पावरफुल हो, मोदी जी का एग्जांपल ले, पावरफुल है तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद को हेल्दी रखना है, खुद का माइंड उनको सही रखना है। ठीक है, पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है ना कि आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप सिर्फ देश के लिए काम करो, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के लिए भी होती है, जो कि उनको टाइम निकालना चाहिए। और ऐसा एक नवीन सिखेरा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था यार कि मैं जितना भी बिजी होता हूँ ना, थोड़ा टाइम मैं अपनी फैमिली के लिए निकाल ही देता हूँ। तो और जेफ बेजोस का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था यार मेरी फैमिली है ना, मतलब मैं जो सुबह का नाश्ता करता हूँ हरदम अपनी फैमिली के साथ करता हूँ, उनके भी थोड़ा टाइम मुझे देना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी तुम्हारे पास पावर्स है उसमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरफ भी आती है, एक वर्क प्लेस की तरफ, जेफ बेजोस का एग्जांपल ले तो वर्क प्लेस की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता ही है सबको। एक सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जैसे कॉर्पोरेट जो सीएसआर करते हैं, ठीक है, आप इतना कमा रहे हो, सोसाइटी को भी थोड़ा देखो, तो एक सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेशन की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशन बिल्डिंग में भी आपको थोड़ा सा काम आना चाहिए, जैसे करते ही है। किसी का भी एग्जांपल, किसी भी ग्रेट लीडर का एग्जांपल दे सकते हो सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए एंड द वर्ल्ड के लिए। ठीक है, वर्ल्ड के लिए आप क्या पैरामीटर सेट कर रहे हो, आपकी जो भी आप काम कर रहे हो उसकी वजह से वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये। फिर प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस, जैसे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, प्रॉब्लम्स क्या है और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। पहले 4 डायमेंशन दे दिए, 1 2 3 4 प्रॉब्लम्स, 4 डायमेंशन दे दिए प्रॉब्लम्स के, 4 डायमेंशन दे दिए सोल्यूशन के, 4 सोल्यूशन के दे दिए। तो ऐसा भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन दे दिया बॉडी में। स्पेशलिटी फ्रेमवर्क, स्पेशलिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, बताता हूँ। सोशल, पॉलिटिकल,
इकोनॉमिकल, कल्चरल, इंटरनेशनल, एटीट्यूडनल, लीगल, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वाई में यूज़ करता हूँ मैं एजुकेशन प्लस हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ। तो इनसे रिलेटेड जो भी फ्रेम, इनसे रिलेटेड टॉपिक जैसे भी मैथ्स खा रहा होगा, ये सारे डायमेंशंस लिख देने का। ये सारे डायमेंशन में से कम 4 से 5 डायमेंशन तो ऐसे होंगे जो एक्चुअली यूज में आ रहे होंगे। जैसे वुमेन पे क्वेश्चन है, सोशली सोशली कैसे उनको इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पॉलिटिकली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना कम है वुमेन्स का, लोकसभा राज्यसभा जहाँ भी हो, इकोनॉमिकली वुमेन्स कितनी कम रिसोर्सेज एक्वायर करती है। अभी इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है, इंडिया की वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन कुछ 17-18% के आसपास है, और वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का 27% है। तो इंडिया का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वुमेन का कितना कम है। कल्चरल सप्रेशन, ठीक है, कल्चर में भी ऐसा ही कुछ होता है यार कि वुमेन्स का उतने ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती। पेट्रियार्कल सोसाइटी में हमने उपवास भी देखे होंगे, तो जनरली औरतें करती है आदमियों के लिए। जैसे क्या होता है ना, आदमियों को स्टेटस थोड़ा बड़ा दिखता है, और वुमेन्स के लिए कोई उपवास नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इंटरनेशनल एग्जाम्पल लाइक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या है, अभी वुमेन्स की मतलब वहाँ पे तो कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ पे वुमेन्स का एजुकेशन पे कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो ये सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मतलब मिडल ईस्ट कंट्री में तो वुमेन को मतलब बिगर मेल के बाहर नहीं निकलने जा सकता, हिजाब पहनना ज़रूरी है, और उनकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा कम है, वो तो पता ही होगा। तो ये इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं। एटीट्यूडनल चेंज के बारे में क्या है, एटीट्यूड अभी भी हमारा ऐसा ही है कि यार वुमेन एक वीकर सेक्शन है, सोसाइटी है, जिसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लीगल स्ट्रक्चर में वुमेन बहुत ज़्यादा कम है। आज तक देखा जाए तो एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन नहीं बनी है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो भी कम है। ओवरऑल 74% है, पर वुमेन्स का जो है वो 60% के 65-66% के आसपास है एजुकेशन। हेल्थ स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा कम है। 50% ज़्यादा वुमेन को अनीमिया है, ठीक है, अनीमिया है। और डेथ बहुत ज़्यादा होती है वुमेन्स की ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो ये सब बता सकते हैं यार कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन पे आता है, कंक्लूड कैसे करेंगे किसी भी टॉपिक को। अब जैसे हमने डायमेंशंस देखा अभी, ये जो फ्रेमवर्क इतने सारे देखे, मेन बॉडी देखी। अब ऐसा नहीं है किसी को बॉडी में तो सिर्फ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि तुम 4.5 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मतलब 5.5 प्रेजेंट फ्यूचर यूज करो, ठीक है। फिर तुम डायमेंशन चेंज कर दो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर खत्म हो गए तुम्हारे पास पॉइंट, फिर उसके बाद लिखो तुम अलॉन्ग विथ इट, नाउ वील डील विथ सोशल इश्यूज, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, फिर सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, कल्चर, इंटरनेशनल, एटीट्यूडनल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे चले जाओ। तो हमने ये देख लिया अभी, टेम्परल टाइम में देख लिया, अब हम सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल में देखते हैं, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो एक ही ऐसे टॉपिक में हम इतनी सारी चीजें भी कवर कर सकते हैं चाहो तो। अब कंक्लूजन की बारी आई। कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये टॉपिक है, कंक्लूड कर सकते हैं। टू सम अप, कैपिटलिज्म इज क्लियर। अगर तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है यहाँ पे तो ये दे सकते हैं। अगर टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा वेग सा है, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नहीं देना। पर अगर कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, तो नहीं यार, कैपिटलिज्म सिर्फ कैपिटलिज्म इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं ला सकता, ये तो सही बात है। तो ये तो बहुत ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कैपिटलिज्म इंडीड हेल्प इन क्रिएटिंग वेल्थ, बट इट इटसेल्फ कैन नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। हम बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट पे, कुछ ऐसा वेगनेस नहीं है यहाँ पे। कैपिटलिज्म बहुत पावरफुल है, बट उसमें चेंज लाने की जरूरत है। हमें कौन सा काइंड ऑफ कैपिटलिज्म चाहिए अभी, हमें इंक्लूसिव कैपिटलिज्म चाहिए। इंक्लूसिव कैपिटलिज्म मतलब हाँ, जहाँ पे छोटा बड़ा सब कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटलिज्म में, और सबको कैपिटलिज्म की वजह से बेनिफिट हो रहा है। दैट हैज इक्विटी एंड फेयरनेस एट द हार्ट ऑफ इट, एंड वी मस्ट टेक अर्जेंट स्टेप्स टू मेजर इट, टू इंश्योर इट, सॉरी, इंश्योर इट। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन लिख सकते हैं। स्टेप्स हम पहले दे चुके होंगे, तो अब यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि स्टेप्स लेना है। पोएम और श्लोका। व्हेन द माइंड इज विदाउट fear and the head is held high, where knowledge is free, where the mind is led forward by the into the ever widening thought of action, into that heaven my father let my country away। ये बहुत अच्छा श्लोक है जिसको हम यूज कर सकते हैं। पहले ही बताया मैंने, जोड़ी तेरो डाक शिव ने क्यों नाश है, तो बैकला चौधरी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जो भी हो, श्लोक कोई पोएम लेके जाना और उसको यूज कर लेना। और क्या था, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो ये भी एक बहुत अच्छी लाइन है हमारी, उसको भी यूज कर सकते हैं। ये सारी जो भी लाइन है याद करके रखना। कोड से यूज कर सकते हैं। चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग्स, चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आवर ग्रेटनेस लाइज नॉट इन चेंजिंग द वर्ल्ड एज इन चेंजिंग आवरसेल्फ। अब ये भी गांधी जी ने ऐसा कुछ कहा था।
तो उनका नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि खुद चेंज हो यार, फिर उसके बाद दुनिया को चेंज करना। इको, अब इको क्या होता है ना, जो भी हमने स्टार्टिंग में अगर हमने स्टोरी से इंट्रोड्यूस किया है, या जो भी हमने स्टार्टिंग में किसी कोट से इंट्रोड्यूस किया, या फिर स्टार्टिंग में किसी हमने फैक्ट से इंट्रोड्यूस किया, या फिर कुछ डराने वाला सेंटेंस से स्टार्ट किया हमने इंट्रोडक्शन, तो सेम उसी टाइप का एक कंक्लूजन, उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए या फिर उसी का कुछ पॉजिटिव साइड दिखाते हुए हमको कंक्लूड कर देना है। जैसे चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, जो भी स्टोरी से शुरुआत किया तुमने, जो भी चीज़ से शुरुआत की उसी चीज़ से एंड कर देना। चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, सारी लर्निंग से चेंज होता है, ठीक है। अगर हमने इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा किया होता है यहाँ पे मिड डे मील से, कि मिड डे मील की एक स्कीम थी, अब मैं दूसरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन स्टोरी से किया होता, ट्रू, स्टोरी से क्या होता, स्टोरी कौन सी, मिड डे मील की स्टोरी। मिड डे मील में क्या होता है ना, तमिलनाडु में जब लिटरेसी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि मिड डे मील शुरू किया था कि यार तुम आओ स्कूल में, खाना खाओ और जाओ। तो कम से कम खाने के बहाने बच्चे स्कूल में आते थे। और देखा गया बाद में कि इस वजह से, नई स्कीम की वजह से, लिटरेसी रेट तमिलनाडु का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये अच्छी स्कीम थी। तो अगर हमने ये स्टोरी से इंट्रोड्यूस किया होता, तो यहाँ पे कंक्लूड कैसे करते थे हम लोग, टुडे द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 74%, स्टिल ग्रोइंग। केरला ने 100% लिटरेसी अचीव कर लिया है, और इसी डायरेक्शन में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। बाय 100th इंडिपेंडेंस डे 2047 के आसपास हम ऐसा अचीव टारगेट करेंगे कि 100% लिटरेसी रेट हम अचीव कर पाए। और उस चीज़ में मिड डे मील स्कीम जो थी हमारी, उसने एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है। तो यहाँ हम पहले वाले टॉपिक पे आ गए, मतलब उस हमने उसे रिमाइंड करा दिया यार कि हमने देखो शुरुआत कहाँ से की थी, मिड डे मील से की थी, हमने एंड भी मिड डे मील से कर दिया। तो ये कुछ इको हो गया ना, वहाँ पढ़ा था इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सिमिलर हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया, ऐसे कंक्लूड भी कर दिया हमने। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लो और कोहेरेंस। फ्लो और कोहेरेंस, अब ये क्या होता है ना, जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो स्टार्ट कर देते किसी टॉपिक से, अगला टॉपिक अगला पैराग्राफ पढ़ता है, 4 लाइन पढ़ता है एग्जामिनर, फिर उसको समझ में आता है यार पहले तो किसी और के बारे में बात कर रहा था, अब डायरेक्टली हम कौन से टॉपिक पे जंप कर गए, उसको समझ में नहीं आता। तो उसको बताना पड़ेगा सबसे पहले कि यार हम पहले इस टॉपिक पे हम सोशल डायमेंशन डिस्कस कर रहे थे, अब हम पॉलिटिकल कर रहे हैं, अब हम कल्चरल कर रहे हैं, अब हम इकोनॉमिकल कर रहे हैं। या फिर उसको ये बताना पड़ेगा कि यार ये एक ही चीज़ है, उसके हम 4 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो उसको वो समझ में आना चाहिए, ताकि वो समझ में आना चाहिए उसको। तो अब ये कैसे करता है, तो इसके लिए फ्लो और कोहेरेंस का यूज़ होता है। फ्लो और कोहेरेंस क्या होता है, ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ। अब ये कैसे करते हैं, 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, अगर तुम ऊपर वाला पैराग्राफ और नीचे वाला पैराग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर पैराग्राफ है, या फिर एक ही पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर रहे हो वो दोनों पैराग्राफ, तो वो लिख सकते हैं इन एडिशन टू। फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, सेकंड इन एडिशन टू दिस 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 शुड आल्सो हैपन, ठीक है। अलॉन्ग, या फिर अलॉन्ग विद दिस, अब इन एडिशन टू दिस हरदम नहीं लिख सकते हैं, तो अलॉन्ग विद दिस दिस शुड हैपन, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली दिस शुड हैपन। तो ये 2 टॉपिक्स है ना, अगर सिमिलर टाइप्स ऑफ टॉपिक्स है, एक ही पॉइंट को बता रहे हैं, तो उसके लिए अलॉन्ग विद दिस एडिशन लिख सकते हैं। अगर 2 आगे पीछे वाले सेंटेंसेस नहीं, पैराग्राफ्स है, अगर वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे एक दूसरे को, ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हैं। तो ये अगर सिमिलर टॉपिक्स और डिफरेंट टॉपिक्स, फिर उसके बाद अगर सोशल पॉलिटिकल डायमेंशन दिखाना है, तो सोशली दिस इज हैपनिंग, नाउ वी आर मूविंग पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली देखिए, इकोनॉमिकली दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग दिस शुड हैपन, या फिर दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, इससे कोहेरेंस पता चलती है। फिर उसके बाद और एक चीज़ आती है कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली कब लिख सकते हैं, जब 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी गिर रही है, तो अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन के हिसाब से देर आर 4 रीजंस ड्यू टू विच द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, ठीक है। फर्स्टली दिस इज द रीजन, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, ठीक है। ये फोर्थली 4 अलग अलग तुम्हारे पैसेजेस हो गए, 4 अलग अलग पैसेजेस हो गए, ठीक है। फोर्थली, और अगर खत्म करना है तो लास्टली, खत्म में लास्टली लिखना, ताकि पता चल जाता है यार ये 4 डायमेंशन खत्म हो गए। सोल्यूशन देना, तो यहाँ पे तो वी कैन वी कैन टेक 3 सोल्यूशन अगर तुम्हारे पास हो, तो वो लिख सकते हो। अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड लिखना है तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल लिखना है, तो फर्स्टली वी शुड फोकस रिड्यूस, सेकेंडली रिसाइकल, thirdly reduce reuse रिसाइकल। यहाँ पे 3 डायमेंशन दे देना, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा जो भी एग्जाम्पल हो, स्टोरी हो, वो लिख सकते हैं यहाँ पे, रिड्यूस रियूज रिसाइकल से रिलेटेड। तो ये फ्लो एंड कोहेरेंस है, ताकि पता चल जाएगा यार कैसे कैसे जा रहा है तुम्हारा ऐसे, ठीक है। अब खत्म हो गया, चलो धन्यवाद। हाँ, ऐसे बंद कैसे करते हैं इसको।
कीप। बंद हो जा भाई। चलो बाय।